जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द प्री सिक्योर ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। अगस्त 18 और 19 मंडे ट्यूसडे का जो प्री सिक्योर था वो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर पाया था ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज एज यू ऑल नो, बट थैंक्स टू ऑल योर विशेज एंड थैंक्स टू द डॉक्टर्स अभी थोड़ी सुधार है। तो हम लोग इस प्री सिक्योर सेशन को फिर से रिज्यूम करते हैं और यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है कि हेल्थ कंडीशन सही रहे ताकि कोई भी रुकावट आगे नहीं आए। आज के सेशन में हम जो पहला टॉपिक, आज हम इन टॉपिक्स को करेंगे डिटेल में। मैंने अगस्त 18 से लेकर 20 के लिए तुम्हारे लिए ये टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। पहला टॉपिक जो है वो है नासाज ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम। यहाँ पे हमने ना सबसे पहले तुम्हें अभी क्या करना है, सबसे पहले आप सेशन तो अभी देखोगे ही, उसके बाद आपको नासा के जो बेसिक डिटेल्स है ना वो मालूम होने चाहिए। नासा का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, अभी नासा के ऑन गोइंग रिसेंट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं ये भी मालूम करना है ना, ये चीज़ चेक कर लो। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ आज के सेशन में ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम, मतलब नासा का एक ऐसा प्रोग्राम जो कि अर्थ के ऑर्बिटिंग, जो अर्थ का ऑर्बिट है, उस अर्थ के ऑर्बिट में नासा अपने किसी सैटेलाइट के हेल्प से कार्बन ऑब्जर्वेशन का काम कर रहा है कि सो दैट कार्बन एमिशन से किस टाइप के क्लाइमेट चेंजेस होते हैं ग्लोबल लेवल पे, कैसे उसको मिटिगेट किया जा सकेगा। देन द सेकेंड टॉपिक वुड बी धीरियो, विच इज एक्चुअली अ बुल फाइट। इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी, अलग अलग स्टेट्स में भी बुल फाइट या ऐसे एनिमल स्पोर्ट्स होते हैं। क्या तुम मुझे नाम बता सकते हो, कुछ नाम बता सकते हो ऐसे बुल फाइट का? नेक्स्ट थिंग वुड बी यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। यूएनडीपी न्यूज में कई बार रहता है, आज हम उसके एक इनिशिएटिव अवार्ड की बात करेंगे जिसका नाम है इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। सो ये किस पर्पस के लिए दिया जाता है, इंडिया में अगर अभी दिया गया है तो किस ग्रुप को दिया गया है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑल सच डिटेल्ड। Then another term which is in the news and it is very important, BHU NEER. What is NEER? NEER वर्ड जब भी आपके दिमाग में आए ना, जब भी आप NEER वर्ड सुनो तो आपको समझ जाना है क्या कि यहाँ पे जिक्र हो रहा है जल का, वाटर का। पर वाटर, BHU NEER यहाँ पे क्या है? क्या ये ग्लेशियल वाटर की बात कर रहे हैं, क्या ये ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, या ये सरफेस वाटर की बात कर रहे हैं? ये हम BHU NEER के डिटेल्स में देखेंगे। देन आज के सेशन में दो टाइगर रिजर्व की बात होगी, एक है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, दूसरा है पलामू टाइगर रिजर्व। तो इन दोनों में एक कॉमन चीज क्या होगा, हम टाइगर रिजर्व का फॉर्मेशन या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। देन एक एआई टूल सभा सार नाम है, सार का मतलब समरी, सभा की समरी हो गया सभा सार, एआई टूल्स के हेल्प से। पर कौन सी सभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, या ग्राम पंचायत की ग्राम सभा है, ये आज देखेंगे। मोआई स्टैच्यूज, तो सबसे पहले ये मोआई नाम क्या है, क्या ये किसी इंडिजीनियस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर इंडिजीनियस कम्युनिटी है तो वो वर्ल्ड के मैप पर कहां पर ये इंडिजीनियस कम्युनिटी है, इंडिया में है या इंडिया से बाहर है? देन लेपिड्यूसा आइलैंड। सो इन दोनों क्वेश्चन के लिए ना हमें वर्ल्ड मैप एक्सप्लोर करना है, इनके डिटेल्स भी देखेंगे। देन गौर बाइसन, दिस स्पेसिफिक एनिमल विच इज मेंशन्ड इन द न्यूज, जिसको हम इंडियन बाइसन के नाम से भी बुलाते हैं। और फिर लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये आज के प्री सिक्योर का एजेंडा होगा, टॉपिक्स होंगे आज के प्री सिक्योर में डिटेल में। हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला है नासाज ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम एंड व्हाई दिस इज इन द न्यूज, बिकॉज हमारे ट्रम्प चाचा जो आजकल थोड़े खिसियाए हुए हैं, तो ये खिसिया कर इन्होंने फिर क्या डिसीजन लिया कि नासा अपना जो कार्बन ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम है उसको शट डाउन करने वाला है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि नासा कोई खर्चा नहीं करेगा। ये आप इलस्ट्रेशन देख सकते हो, एक इमेज देख सकते हो कि सैटेलाइट के हेल्प से कार्बन ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, कार्बन एमिशन के ऑब्जर्वेशन को। ट्रम्प चाचा ने बोला कि हम पैसा इस पर नहीं खर्च करेंगे भैया। पता नहीं ट्रम्प साहब ऐसे डिसीजन क्यों लेते हैं, पर चलो डिसीजन लिया तो हम नासा के और कार्बन ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम के डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। ट्रम्प चाचा को हम छोड़ देते हैं बाकी लोगों के लिए। पहला स्टेटमेंट क्या, द प्रोग्राम एम्स टू मॉनिटर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम स्पेस टू बेटर अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज। क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही बात है। इस प्रोग्राम का पर्पस है, नासा इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है कि स्पेस से अर्थ को ऑब्जर्व किया जाएगा कि अर्थ से CO2 का एमिशन कितना हो रहा है, किस रीजन से ज्यादा एमिशन हो रहा है, कहाँ इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें, जिससे क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इंपैक्ट से बचा जा सके। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड क्या है? सेकंड है OCO1, OCO2 एंड OCO3। ये कार्बन ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम के स्टेजेस हैं, पार्ट्स हैं। आर ऑल अर्थ बेस्ड ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी फॉर मेजरिंग CO2। अब CO2 मेजर करने के लिए तो ये OCO1, 2, 3 हैं,
बट अर्थ बेस्ड नहीं है ना गाइज। जब फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने तुम्हें बताया कि स्पेस से ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्यों लगाएंगे? फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, एंड व्हेन फर्स्ट इज करेक्ट देन सेकंड इज रॉन्ग। ये सब डिटेल्स आपके मैंने नोट्स में भी लिखा है, हमें डिस्कस कैसे करना है एमसीक्यू को वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। थर्ड स्टेटमेंट क्या, दैट OCO3 वाज इंस्टॉल्ड ऑन ISS इन 2019। ISS क्या, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसके बारे में पहले भी मैंने प्री सिक्योर में कवर किया है, आसाम प्रहरी में भी बताया है, डेली करंट अफेयर्स में भी प्रशांत सर ने आपको बताया होगा। आप इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि अभी अभी इंडिया के प्राउड शुभांशु शुक्ला वापस लौटे हैं। कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी से उन्होंने मुलाकात की थी। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, इसके बारे में पढ़ो। सो क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, दैट OCO3 वाज इंस्टॉल्ड एट ISS स्पेस स्टेशन इन 2019 टू प्रोवाइड हाई रिजोल्यूशन ग्लोबल CO2 डाटा। यस, इट इज करेक्ट। ग्लोबल CO2 डाटा का हाई रिजोल्यूशन डाटा कलेक्शन करने के लिए OCO3 को इंस्टॉल किया गया था। सो 1 and 3 आर करेक्ट। यहाँ पे हमारे 1 and 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स हो गए। अब हम इनके डिटेल्स पे अगर ध्यान दें, चलिए, तो ये डिटेल्स रहें नोट्स के फॉर्म में, आप इसको रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज के लिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज के लिए CO2 का सोर्स एज वेल एज सिंक वर्ड देखो, सोर्स तो तुम्हें समझ में आ गया कि सोर्स क्या क्या है, जहां से CO2 एमिट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, CO2 का सोर्स बोलेंगे। सिंक क्या हो गया, अब हमारे घरों में सिंक होता है ना, बर्तन धोते हैं वहां पे रखते हैं, सिंक हो गया, राइट। सिंक में क्या है, पानी ऐसे गिरा और फिर वो टैप के पाइप के थ्रू बाहर चले गया। सो कार्बन सिंक का मतलब वैसे प्लेसेस जो कार्बन को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं उनको हम क्या बुलाएंगे, कार्बन सिंक बुलाएंगे। ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं, है ना। कार्बन सिंक्स वाले जो यूनिट हैं दे ऑल्सो वर्क फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसके और ज़्यादा डिटेल्स हम इसको फाइन डिटेल्स में एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्लासेस में देखेंगे, बट अभी से आपके लिए इतना क्लियर तो होना चाहिए जरूर से। और हम डिटेल में बात करें कि क्या फीचर्स हैं इस ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम के नासा के, तो इसके फीचर्स क्या क्या हो गए। प्रिसीजन मेजरमेंट, कि ग्लोबल लेवल पे CO2 का एमिशन प्रिसाइज वे में मेजर करना। डुअल कैपेबिलिटी के साथ साथ, डुअल कैपेबिलिटी मतलब CO2 लेवल तो मेजर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में, बिकॉज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स दे नीड CO2 टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। सो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की कितनी नीड है, किस तरह से CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है और उसके कंपैरिजन में कितना CO2 एमिट हो रहा है, इसको भी मेजर करना। सो ये डुअल कैपेबिलिटी फुलफिल कर रहा है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हो जाएंगे, तो हम ड्रॉट डिटेक्ट कर सकेंगे, हम फ्लड शॉर्टेज या फोरकास्ट जो होता है फूड शॉर्टेज का, फ्लड नहीं फूड का, हम उसे मॉनिटर कर सकेंगे, वो फोरकास्ट कर सकेंगे। कार्बन सिंक और सोर्स के बीच क्या बैलेंस चल रहा है वो देख सकेंगे। एक बढ़िया अच्छा मेजर डिस्कवरी हुआ इसके हेल्प से। क्या मेजर डिस्कवरी हुआ, दैट अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जिसको कि लंग्स भी बुलाया जाता है कि ये अर्थ का लंग्स है, क्या देखा जा रहा है कि अर्थ का ये लंग अब ज्यादा एमिट कर रहा है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन। सो दिस इज रियली कंसर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमारे जैसे लोगों के लिए, साइंटिस्ट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए एक कंसर्न है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट ज़्यादा एमिट कर रहा है। तो ये रेलेवेंस है इस प्रोग्राम का, बट ट्रंप चाचा इसको बंद करने की बात कर रहे हैं, पगलाए हुए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है धीरियो बुल फाइटिंग। अभी भी बोलने में थोड़ी थोड़ी तकलीफ जो है, एक लिरिक्स राइटर है ना जिन्होंने वो गाना लिखा था, कौन सा गाना, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। अब वो तो लिरिक्स राइटर ने लिखा, उनकी सोच, बट प्यार के दर्द का पता नहीं, बट दांत का दर्द बिल्कुल मीठा मीठा होता है गाइस, है ना। अगर किसी को कभी हुआ हो ना, अच्छे से क्लियरली पूरा बोल पाओगे, चबाने में दिक्कत होगी, है ना, खाने में कुछ दिक्कत हो रहा है, ठंडा पीने में दिक्कत है, गर्म पीने में दिक्कत है, तो ठीक है भाई, ऊपर वाले को जो मंजूर। चलिए हम ऊपर वाले की मंजूरी के साथ साथ यहाँ ये भी देखें कि बुल फाइटिंग क्या है। बुल फाइटिंग के लिए गोवा के लेजिस्लेटर्स, मतलब नीचे वाले जो भगवान हैं लेजिस्लेचर के मेंबर्स, ये लोग बोल रहे हैं कि बुल फाइटिंग को लीगलाइज कर दो गोवा में। क्यों लीगलाइज कर दो, क्योंकि इन्होंने बोला कि अरे जब जलीकट्टू, यस जलीकट्टू जो तमिलनाडु में प्रैक्टिस किया जाता है, वहां भी तो बुल फाइटिंग हो रही है, जब वो लीगलाइज है तो गोवा का धीरियो क्यों नहीं लीगलाइज हो सकता है। ऐसा हमारे नीचे के भगवान मतलब गोवा के लेजिस्लेचर्स बोल रहे हैं। ओके, हम अब डिटेल्स देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, इट इज ए ट्रेडिशनल गोवन स्पोर्ट। ये गोवा का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जहां पे दो बुल्स दे लॉक देयर हॉर्न्स, वो लड़ते हैं। कब भाई, तो पोस्ट हार्वेस्ट सीजन में एंड चर्च सेलिब्रेशन के ड्यूरेशन में। हाँ जी करेक्ट है, पोस्ट हार्वेस्ट सीजन एंड चर्च सेलिब्रेशंस में ये धीरियो बुल फाइटिंग नाम का ये बुल फाइटिंग ये सेलिब्रेट किया जाता है या इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। करेक्ट।
द कंटेस्ट इन्वॉल्व्स मेटाडोर्स एंड समटाइम्स लीड टू द किलिंग ऑफ बुल्स। एक्चुअली नॉट। धीरियो बुल फाइटिंग जो है ये गोवा के कल्चर से रिलेटेड है, गोवन कल्चर का पार्ट है और यहाँ पर बुल को हार्म नहीं पहुंचाया जाता है ना। मेटाडोर्स मतलब वैसे ह्यूमन को बोला जाता है जो एक्चुअली में बुल को किल करने का या हार्म पहुंचाने का काम करते हैं ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, बट ऐसे कोई भी मेटाडोर्स धीरियो बुल फाइटिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। Third, bulls are given unique names and are treated as local icons with high stakes. Betting often involves local and the Goan diaspora, मतलब गोवा के कल्चर में, गोवा के लोगों के बीच में ये काफ़ी पॉपुलर है। इवन यूनिक नाम भी दिया जाता है, जैसे महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े का नाम दिया था क्या? चेतक। एलेक्जेंडर ने अपने घोड़े का नाम क्या दिया था बताना जरा। मेरे बाइक का नाम भी वही है एक स्टूडेंट ने ही सजेस्ट किया था तो मैंने उसकी बात मानकर रख ली कि चलो भाई सिद्धार्थ की बात मानकर ठीक है। चले हम इस पर आते हैं। तो गोवा में इस धीरियो बुल फाइटिंग के केस में बुल्स को यूनिक नाम भी दिया जाता है। इट इज ऑल्सो करेक्ट। 1 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। किसी भी टाइप का एनिमल हार्म नहीं होता है, दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग था। ओके अब हम इसकी रिसेंट कंट्रोवर्सी की बात करें कि ये रिसेंट कंट्रोवर्सी एक मिनट, रिसेंट कंट्रोवर्सी क्यों हो गई? तो रिसेंट कंट्रोवर्सी इसलिए क्योंकि लीगल बैन जो कि 1997 में इसके ऊपर लीगल बैन लगाया गया था, इवन सुप्रीम कोर्ट कंसीडर कि हाँ ये बैन होना चाहिए, उसको लेकर अब पॉलिटिकल पुश हो रहा है। गोवा के लॉ मेकर्स बोल रहे हैं कि नहीं, कल्चर को प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इसको लीगलाइज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भाई तमिलनाडु का जलीकट्टू जो है ये भी तो लीगलाइज है। जलीकट्टू जो कि पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेशन में, मतलब जनवरी के महीने में पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेशन के ड्यूरेशन में तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। एक इसी टाइप का बुल टेमिंग फेस्टिवल, सिमिलर है थोड़ा सा, है ना, जहाँ पे बुल को क्राउड के बीच में रिलीज किया जाता है। इसे भी पहले बैन किया गया था, बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इसको अलाउ कर दिया कि नहीं ठीक है ये जो फेस्टिवल है। तो पहले इसे तमिलनाडु में भी बैन किया गया था, बट बाद में फिर क्या हुआ, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके यहाँ जो एनिमल प्रिवेंशन, एनिमल के अगेंस्ट क्रूएलिटी एक्ट जो था उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया 2017 में और लीगलाइज कर लिया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो अपहेल्ड कि ठीक है जलीकट्टू कैन बी सेलिब्रेटेड। सो गोवा के लेजिस्लेचर के मेंबर बोल रहे हैं कि अब जब तमिलनाडु में जलीकट्टू सेलिब्रेट किया जा सकता है तो हमारे यहाँ धीरियो क्यों नहीं? ओके इस बहस पे हम कभी बाद में आएंगे। आजकल स्ट्रीट डॉग्स को बचाने की जो बहस चल रही है वो भी एक पर्सपेक्टिव है, एनिमल लवर्स का भी, लेकिन साथ ही साथ पब्लिक की सेफ्टी का भी। इसको लेकर भी हम कभी डिबेट करेंगे बाद में। अब हम यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड पर आते हैं। वाई दिस इज इन द न्यूज? बिकॉज द हिंदू एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पब्लिश करता है और द हिंदू अपने आर्टिकल में क्या बोल रहा है, द हिंदू अपने आर्टिकल में बोल रहा है दैट यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड फॉर बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ तीर्था विलेज इज इन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, और बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया है। आपके लिए एक टास्क यहाँ से ये हो गया कि यू वुड स्टडी अबाउट बीबी फातिमा। आप बीबी फातिमा के बारे में पढ़ोगे कि ये कौन है लेडी जिनके नाम पर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप रखा गया है। इनको यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम आप देख सकते हैं यहाँ बीबी फातिमा ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है। कर्नाटका में ये बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी डिटेल्स पर आएंगे, पहले हम जरा यूएनडीपी अवार्ड की बात कर लें। सो पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, दैट इट इज एन अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी बाई एनियरली, मतलब इसको 2 साल में एक बार दिया जाता है, 2 ईयर्स में एक बार दिया जाएगा आपको, फॉर कम्युनिटी एफर्ट्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एज वेल एज बाकी कोई भी कम्युनिटी एफर्ट जिससे लोगों की लाइफ ईजी हो सके, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी उसका एक पार्ट है। इसके लिए यूएनडीपी अवार्ड देती है, एकदम 100% करेक्ट स्टेटमेंट। द अवार्ड इज ऑल्सो रेफर्ड एज नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। क्या ये हाँ? तो बिल्कुल हाँ। साथ ही साथ $10,000 का, रुपये का नहीं, $10,000 का कैश प्राइज भी दिया जाता है। खैर $10,000 कैश प्राइज से ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दें कि इसको नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के नाम से भी बुलाते हैं। ओके। Third, the 2025 award theme focused on women and youth leadership for nature-based climate action। बड़ा अच्छा थीम है, प्रीलिम्स के लिए अपने याद रखिए, मेंस में भी आप गवर्नेंस के आंसर लिखने में यूज कर सकते हो कि women and youth leadership for nature is very important, that's why UNDP is giving such awards। मेंस के आंसर लिखने के काम आ जाएगा। All the 3 statements are correct here, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ओके
ये डिटेल्स याद रखिएगा। सेल्फ हेल्प हम ग्रुप की बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां पे लाइक माइंडेड लोग, मोस्टली रूरल बैकग्राउंड से आने वाले, बट ऐसा नहीं है, अर्बन बैकग्राउंड में भी आपको मिल सकते हैं, मोस्टली रूरल रीजन में देखा जाता है, वो एक ग्रुप बनाते हैं। इनका मेन पर्पस पहले क्या होता था कि सारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं ये इसमें अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, और अमाउंट कंट्रीब्यूट करके जब एक सपोज मान लो कि एक फंड क्रिएट हो गया, 10 लाख रुपीज क्रिएट हो गए, 10 लाख रुपीज का एक पूल बन गया, तो इससे दो लोगों को क्या है, 3 लोगों को लोन चाहिए था, इनको 2 लाख चाहिए था, इनको 1 लाख चाहिए था, इनको 2 लाख चाहिए था, तो ये 5 लाख रुपए का जो लोन है इन मेंबर्स को दे दिया गया। ये इनका एक टास्क होता था। बट इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसमें भी ये लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, जिस वजह से अभी यूएनडीपी अवार्ड दिया जा रहा है ऐसे ही एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को। या फिर किसी भी लोकल प्रोडक्ट को, अब वो लोकल प्रोडक्ट पापड़ बनाने का हो, अचार बनाने का हो, गमछा बनाने का हो, सॉल बनाने का हो, कुछ भी हो, है ना, उस प्रोडक्ट को भी बनाने का काम, प्रमोट करने का काम कर सकते हैं। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप इज बेसिकली a kind of group where like-minded people from rural or sometimes even from urban regions, they come together voluntarily, obviously voluntarily आएंगे ग्रुप में, and then they try to make these things possible। इसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बुलाएंगे। हम नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मतलब यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड की बात करें तो ये डिटेल्स मैंने तुम्हारे साथ अभी डिस्कस किए ही हैं। बाकी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है कि ये जो इनिशिएटिव है जिसको अवार्ड दिया जाएगा, दैट मस्ट हैव बीन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का उनके एग्जिस्टेंस होना चाहिए, राइट। द नॉमिनी मस्ट बी आइदर ए लोकल कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप, कोई लोकल कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप होना चाहिए, मतलब किसी एमएनसी ग्रुप को हम नहीं दे सकते कि एमएनसी ग्रुप को मिल रहा है, नहीं, वैसा नहीं है। ऑपरेटिंग इन रूरल एरिया, ताकि रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो सके। बेस्ड इन अ कंट्री रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इंडिया तो है ही, इंडिया को तो सपोर्ट मिल ही रहा है, सो दैट्स वाई हम एलिजिबिलिटी भी फुलफिल कर रहे हैं। एक्शन जो है यूएनडीपी अवार्ड के लिए, एक्शन मस्ट बी टेकन टू इंश्योर नेचर्स कंजर्वेशन एज वेल एज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए। अब एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए यहाँ पे, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, डज द यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड एक्सक्लूसिवली फॉर कंट्रीज लोकेटेड डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, कि क्या इक्वेटर जिन नेशन से पास करता है क्या सिर्फ उन्हीं के लिए अवार्ड है, या फिर इक्वेटर के अलावा बाकी नेशंस, जो बाकी देश हैं जो इक्वेटर के अलग साइड में भी, इक्वेटर के बिना क्रॉस किए, बिना इक्वेटर उन नेशन से क्रॉस किए भी एग्जिस्ट करता है, क्या उन नेशंस को भी अवार्ड दिया जाता है? अगर हाँ तो आंसर करके तुम मुझे बताओ डिटेल में देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएचयू नीर पोर्टल। बीएचयू नीर पोर्टल जिसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने पीआईबी में पहले अपडेट किया, दैट बीएचयू नीर इट इज अ न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल बाई सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी क्या है ये मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिससे ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट किया जाएगा। मतलब नीर पोर्टल का पर्पस सरफेस वाटर भी नहीं, ग्लेशियल वाटर भी नहीं, किस वाटर का कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राउंड वाटर, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, ग्राउंड वाटर, राइट। अब हम इसके बाकी डिटेल्स पर आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट वाज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने इसको लॉन्च किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। वो तो हमें पीआईबी के आर्टिकल से भी क्लियर हुआ, है ना। पीआईबी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स जिसको हम रेफर कर रहे हैं, यस करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या, द पोर्टल फैसिलिटेट्स फाइलिंग ऑफ एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स फॉर ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन। कि मतलब सपोज कि आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप बना रहे हो टैप बॉटल बेस्ड वाटर, है ना, आप बॉटल में बंद करके वाटर बेच रहे हो सपोज, है ना, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करके, और आपके कंपनी का, आपके ब्रांड का नाम है नीर ब्रांड, है ना, मैंने यही नाम रख दिया। तो आपको एनओसी चाहिए होगा, तो वो एनओसी के लिए भी आप इस नीर पोर्टल पे जाओगे और आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रोग्रेस चेक कर सकते हो, आपको एनओसी मिल सकता है, यस करेक्ट। थर्ड, इट इज प्राइमरली एम्ड एट मॉनिटरिंग सरफेस वाटर क्वालिटी। नहीं, सरफेस वाटर नहीं, अभी मैंने तुम्हें बताया किस चीज के लिए, ग्राउंड वाटर के लिए। सो थर्ड इज रॉन्ग, 1 and 2 आर करेक्ट हेयर ओनली, ओके। अब हम इसके बाकी डिटेल्स पर आते हैं। अच्छा, बाकी डिटेल्स पर आ रहे हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी भी तुम देख सकते हो, पहले बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, फिर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी पर जाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इस बीएचयू नीर इनिशिएटिव को डील करा है, जिसका मेन पर्पस हो जाएगा वाटर डेवलपमेंट एक्चुअली में फॉर
रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी एनओसी एप्लीकेशंस आएंगे, किस तरह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा सो दैट ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन से ग्राउंड वाटर लेवल को कोई हार्म नहीं पहुंचे, ये चीज़ ध्यान में रखकर, है ना, ये मेन कंसर्न होगा इस नीर इनिशिएटिव का। फीचर्स की हम बात करें तो इस फीचर्स में कौन कौन से फीचर्स इंक्लूड होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर कि एक सेंट्रलाइज डाटाबेस बनाया जाएगा, क्योंकि जब पोर्टल है, अब जैसे आईआरसीटीसी का एक पोर्टल है जो कि टाइम पर चलता नहीं अच्छे से, इसलिए टिकट काटने में दिक्कत होती है। खैर, बीएचयू नीर पोर्टल एक सेंट्रलाइज पोर्टल होगा जहां पे ग्राउंड वाटर से रिलेटेड सारे डिटेल्स अवेलेबल होंगे, जो भी डिटेल्स चाहिए कॉम्प्लाइंस को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, नए कॉम्प्लाइंस मेजरमेंट के लिए, वो सब कुछ इंप्लीमेंट वहां पे अवेलेबल रहेगा। आप एनओसी अप्लाई कर सकते हो, पैन बेस्ड सिंगल आईडी सिस्टम होगा। अब पैन फैसिलिटी तो होती है सबके पास, है ना, पैन नंबर होते हैं, आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक्वायर कर सकते हो, या बाकी कुछ भी ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए अगर सपोज मान लो कोई पॉलिसी है, उस पॉलिसी का भी हम नीर पोर्टल के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर रिसोर्स थ्रू आउट द कंट्री, पर्टिकुलर किसी रीजन नहीं, थ्रू आउट द कंट्री में ग्राउंड वाटर रिसोर्स को मैनेज किया जा सके प्रॉपरली। अब हम सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की जहां तक बात कर रहे हैं, तो ये देखो उसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है, दैट इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी कैसी बॉडी हो गई, स्टैट्यूटरी नेचर की बॉडी हो गई है। उसके मेन फंक्शंस क्या हो गए, तो मेन फंक्शन सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के मेन फंक्शंस क्या हो गया, तो मेन फंक्शन है टू रिजोर्ट पेनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द सेट एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जो भी ग्राउंड वाटर कंट्रोल मैनेजमेंट डेवलपमेंट उससे रिलेटेड अगर किसी पर्सन ने इन एक्ट को फॉलो नहीं किया तो ऑब्वियसली पेनल प्रोविजंस को रिजॉर्ट देखना, क्या फाइन लगाना है, किस तरह से उसको रेगुलेट करना है, ये सारी चीज़ें देखने का काम सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के अंदर आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर वर्क करता है। बाय द वे, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति? यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है? अच्छा, ये जो बीएचयू नीर में बार बार बोल रहा था, ये भू नीर है ना, बीएचयू मतलब भू, यहाँ पे हम बोल रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मत समझ लेना, दिस इज भू, एक्चुअली में भू नीर पोर्टल, भू मतलब जमीन, ओके, दैट्स वाई ग्राउंड वाटर हो गया, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। ये देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं भी तब से बीएचयू बोले जा रहा था, बीएचयू नहीं, आप इसको भू ही बुलाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, भू नीर पोर्टल, है ना, ग्राउंड वाटर, भू नीर, भूजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व न्यूज में क्यों आ रहा है कि कर्नाटक के एक पर्सन ने क्या ट्राई किया, वो यहाँ पे एलिफेंट के साथ सेल्फी खिंचवाने चले गया, या बाकी किसी जानवर के साथ। लोग कई बार होता है ना, टूरिज्म के लिए जाते हैं और वहाँ इतने ओवर एक्साइट हो जाते हैं कि जानवरों की भी प्राइवेसी को नुकसान पहुँचा देते हैं। कई बार बेचारे जानवर, उसके वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, जानवरों को भी हानि पहुँचता है, तो इसके वजह से उस पर फाइन लगाया गया कि भाई बड़ा गलत काम किया है तुमने, तुम्हारे वजह से बेचारा जानवर परेशान हो रहा है। तो खैर ये न्यूज़ में था। अब हम बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात कर लें, तो पहला स्टेटमेंट बांदीपुर टाइगर रिजर्व से रिलेटेड ये, दैट बांदीपुर लाइज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। क्या ये सही बात है? तो हाँ, ये सही बात है। जो हमारा बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के ट्राई जंक्शन पर लाई करता है ना, मैप में भी आप देख सकते हो। सेकंड क्या, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, उसका एक हिस्सा हमारा बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है। कहने का तात्पर्य ये हुआ दैट बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व विच इज एक्चुअली ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो हेयर बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। हम बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बाकी डिटेल्स की बात करें तो ये ट्राई जंक्शन वाला तो हम देख ही चुके हैं कि किस तरह से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के ट्राई जंक्शन पर है। साथ ही साथ इकोलॉजिकल जंक्शन भी हो जाएगा, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लुएंस भी, किसका? वेस्टर्न का और ईस्टर्न घाट का। मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहाँ पर मिलते हैं इस बांदीपुर टाइगर रिजर्व वाले जोन में। देयर वॉज अ टाइम जब मैसूर किंगडम के राजा लोग इसको हंटिंग ग्राउंड के रूप में यूज करते थे, तभी इतने जानवर मारे कि बेचारा टाइगर, चीता और बाकी एनिमल ये सब थ्रेटन्ड हो गया। इन राजाओं के यही शौक थे, दुश्मनों से नहीं लड़ते थे, इन बेचारे जानवरों को मारते थे। ठीक है जी। एंड हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बाकी स्पेसिफिकेशंस को देखें तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो सराउंडेड बाई, इसके पास में नागरहोल टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का, मुंडामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु एंड वयनाड टाइगर रिजर्व केरला, ये तीनों से सराउंडेड है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ओके, अभी आज आपके लिए काम क्या है, आप ना मैप देखिएगा,
बांदीपुर टाइगर रिजर्व का, दैट इज अ टास्क फॉर यू। अब मैं पास देखिएगा ध्यान से बांदीपुर टाइगर रिजर्व का। रिवर्स की बात करें तो द रिवर्स काबिनी एंड मोयर रिवर दे ऑल्सो सराउंड द बांदीपुर टाइगर रिजर्व। क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले रीजन में है। फ्लोरा, तो यहाँ पे फ्लोरा मतलब प्लांट्स स्पीसीज की बात करें तो ड्राई डेसिडुअस टू ट्रॉपिकल मिक्स्ड डेसिडुअस प्लांट्स मिलते हैं। रोज वुड के लिए, सैंडल वुड के लिए जाना जाता है ये रीजन, है ना। पुष्पा जैसी मूवी इसी रीजन में बनती है। फौना की बात करें तो वाइल्ड एशियन एलिफेंट एज वेल एज बंगाल टाइगर, गौर, स्लॉथ बियर, गोल्डन जैकॉल, ये एनिमल यहाँ पर मिलते हैं। चेक द IUCN स्टेटस ऑफ दिस एनिमल्स। जब भी आपको एनिमल मिले उसका IUCN स्टेटस चेक कर लो। ये आदत मुझे तुम्हें डलवानी है, ठीक है। 4 हॉर्न एंटीलोप, IUCN स्टेटस चेक करो, ये आदत डालो। बाकी टाइगर रिजर्व इन इंडिया की बात करें तो टाइगर रिजर्व इन इंडिया, अगेन ये कई बार मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अगेन फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। टाइगर रिजर्व का इनिशिएशन होता है प्रोजेक्ट टाइगर से, जिसको 1973 में स्टार्ट किया, जो कि कोर बफर स्ट्रेटजी पे बनाया जाता है। कोर रीजन वो है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं अलाउ की जाती है, वो टाइगर के बेडरूम की तरह हो गया। जहाँ पे ह्यूमन नहीं अलाउड है वो सिर्फ टाइगर्स के ड्राइंग रूम तक अलाउ होते हैं। ड्राइंग रूम तक मतलब कि जो हमारा बफर रीजन है, टाइगर्स आर ओनली अलाउड इन दैट रीजन। कोर रीजन में टाइगर्स को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता है। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो दिस इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का पार्ट होता है प्रोजेक्ट टाइगर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 उत्तराखंड से इसको स्टार्ट किया गया था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पर आते हैं, और ये सब मैं जल्दी इसलिए तुम्हें इनके बारे में बता रहा हूँ, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में, क्योंकि पहले भी रिपीट किया है ना, पहले भी तुम्हें बताया, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोलेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को बनाया गया था, जिसका मेन काम टाइगर का कंजर्वेशन, NTCA के साथ मिलकर टाइगर का कंजर्वेशन करना, टाइगर कंजर्वेशन को देखना, टाइगर रिजर्व की मॉनिटरिंग करना, गवर्निंग करना, ये काम दिया गया है NTCA को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभासार AI टूल। सभासार AI टूल मतलब एक AI टूल जो कि ग्राम पंचायत के वर्क को और ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल बनाएगा, तो हमारे पंचायत का जो बनराकस है वो नाराज नहीं होगा और पंचायत के सारे काम अच्छे से चलते रहेंगे। यही सभासार है। सभा के सार को जानना, सभा के पूरे समरी को जानना, यही सभासार हो गया है ना। ग्राम सभा मीटिंग को फास्ट ट्रैक करना, सारे अपडेट्स देना पोर्टल पर, यही इस AI बूस्ट टूल सभासार का पर्पस है। हो गया काम हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज किस तरह से ग्राम सभा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाया गया कि ये ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है, आप उसको पोर्टल के थ्रू देख सकते हो। पहले वो जो ग्राम सभा की मीटिंग होगी उसको मीडिया के थ्रू अपलोड किया जाएगा, AI इसको प्रोसेस करेगा, अलग अलग माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग के फॉर्म में अलग अलग लैंग्वेजेज में लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा। यही सभासार हो गया हमारा। क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन के लिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सभासार ऑटोमेटिकली जनरेट्स क्रूशल स्ट्रक्चर्ड माइन्यूट्स ऑफ ग्राम सभा मीटिंग्स फ्रॉम वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। बिल्कुल, यहाँ पे वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग जब अपलोड की जाएगी तो ये जो माइन्यूट्स हैं, माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग, डिटेल्स ऑफ द मीटिंग, सार ऑफ द मीटिंग, समरी ऑफ द मीटिंग, उसको अलग अलग लैंग्वेजेज में खुद ब खुद जनरेट कर देगा ये AI बेस्ड टूल के हेल्प से सभासार। द टूल ओनली सपोर्ट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांजिशन इन इंग्लिश एंड हिंदी। क्यों सिर्फ इंग्लिश एंड हिंदी में? क्यों भाई, इंग्लिश हिंदी के अलावा बाकी लैंग्वेजेस में भी होगा। वाई ओनली इंग्लिश हिंदी? करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा, है ना। सभासार इज बिल्ट ऑन भाषिनी, द गवर्नमेंट्स AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांजिशन प्लेटफॉर्म, जो कि इंडिया के अलग अलग लैंग्वेजेस को, इंडिया के मल्टीलिंगुअल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो 1 and 3 आर करेक्ट। भाषिनी को याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट का AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में सिर्फ आउटपुट नहीं आएगा, मल्टीपल लैंग्वेज आउटपुट को इनेबल करता है भाषिनी नाम का ये टूल, भाषिनी नाम का AI पावर्ड प्लेटफॉर्म। सभासार इसी भाषिनी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। सो सिंपली इस इमेज को देख लो, आपका पूरा सभासार क्लियर है। मीटिंग जो हुआ उसकी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई जाएगी, उसको अपलोड किया जाएगा, AI इसको प्रोसेस करेगा और मल्टीपल फॉर्मेट्स में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में या मल्टीमीडिया फॉर्मेट में अलग अलग लैंग्वेज को यूज करके आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। यही है सभासार, जिससे कि ग्राम सभा का कोई भी मेंबर, पंचायत का कोई भी मेंबर, पंचायत के सारे मीटिंग्स के डिटेल्स अपने हैंड हेल्ड डिवाइसेस में या कंप्यूटर्स में देख सकेगा। सारे डिटेल्स अपलोड रहेंगे एक पोर्टल पर। तो जो होता है ना कि ग्रास रूट तक गवर्नेंस को पहुंचाना पंचायत में, वो काम हमारा हो पाएगा।
और मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि भाषणी प्लेटफॉर्म को यूज किया जा रहा है। भाषणी जो इंडिया के अलग अलग भाषाओं को इनेबल करवाता है, इन भाषाओं में अलग अलग सर्विसेज को इनेबल करवाता है, किसी भी टाइप के डिजिटल डिवाइड को कम करने का काम करता है। ठीक है, हमारे यहाँ मल्टीपल लैंग्वेजेज हैं, दैट इज एक्चुअली आवर स्ट्रेंथ। बट भाषणी क्या कर रहा है, इन मल्टीपल लैंग्वेजेज के बीच के जो डिवाइड हैं, इस ब्रिज को कम, जो डिवाइड है उस डिवाइड को कम करने के लिए ब्रिज बनाने का काम कर रहा है, ताकि कोई भी टाइप का लिटरेरी, लैंग्विस्टिक, डिजिटल डिवाइड ना रहे। इस डिवाइड को ब्रिज किया जा सके, मतलब जोड़ा जा सके, खत्म किया जा सके। सो दैट्स वाई मल्टीपल लैंग्वेजेज में अवेलेबल है। भाषणी इनिशिएटिव, दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ भाषणी इनिशिएटिव। पहले ही मैं तुम्हें बता चुका हूँ भाषणी इनिशिएटिव का पर्पस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोआई स्टैच्यूज। डाउन टू अर्थ का ये आर्टिकल आपको क्या बोल रहा है, दैट मोआई स्टैच्यूज, ये मोआई स्टैच्यूज हैं। कितना बढ़िया कंस्ट्रक्शन है। इंडिजीनियस कम्युनिटी, ये इंडिजीनियस कम्युनिटी अपने एंसेस्टर्स को रेफर करने के लिए ऐसे स्टैचू बनाती है। देखो कितना बढ़िया ये स्टैचू बनाने का काम किया गया है, मेगालिथ्स, बड़े बड़े स्टोन्स को यूज करके। मोआई स्टैचू इनको बोलते हैं। सो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड सी लेवल राइज, दिस आइलैंड, ईस्टर आइलैंड जिसको हम बुलाते हैं, यहाँ पर मैप भी है ईस्टर आइलैंड का। सो दे आर फेसिंग अ थ्रेट। ये देखिए ईस्टर आइलैंड यहाँ छोटा सा दिखाया गया है, जिसका डिटेल मैप यहाँ है, पैसिफिक ओशन में पड़ता है। सो दे आर फेसिंग अ थ्रेट कि ये मोआई स्टैचू सबमर्ज ना हो जाए, है ना। सो क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन बोला था मोआई स्टैचू का मतलब, तो आंसर होगा मेगालिथिक ह्यूमन शेप्ड स्टोन स्टैचू फाउंड एट ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड इंडिया में तो बिल्कुल नहीं, कहाँ, पैसिफिक ओशन में मिलने वाले ऐसे मेगालिथ, बड़े बड़े पत्थरों से बने ह्यूमन शेप्ड स्टैचू को हम क्या बोलते हैं, मोआई स्टैचू बोलते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपके मोआई स्टैचू हैं, आप इनके फिगर देख सकते हो, कितने अच्छे स्टैचू बनाए गए हैं। और ये रहा हमारा ईस्टर आइलैंड। अब जरा इसके डिटेल्स को हम देखें, ईस्टर आइलैंड के डिटेल्स को। दिस इज द डिटेल्ड मैप। हम ईस्टर आइलैंड की बात करें तो पैसिफिक ओशन रीजन में पड़ रहा है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन में। टुगेदर विथ हवाई एंड न्यूजीलैंड इट फॉर्म्स द पोलिनेशियन ट्राइंगल। ये पोलिनेशियन ट्राइंगल का भी फॉर्मेशन करता है हवाई एंड न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड और हवाई, ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में जो न्यूजीलैंड और हवाई आइलैंड है, न्यूजीलैंड तो एक नेशन भी है बट आइलैंड नेशन हम बुला सकते हैं उसको, ये तीनों मिलकर पॉलिनेशियन ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, विच वॉज एक्चुअली अ होम फॉर पॉलिनेशियन पीपल। ट्रेडिशनली पॉलिनेशियन पीपल का होम था, इसलिए इस रीजन को पॉलिनेशियल ट्रायंगल भी बुलाया जाता है। ठीक है, अब हम इस मोआई स्टैचू पर आते हैं। तो मोआई स्टैचू, इट इज a megalithic statue which is formed by the people who are living in this Easter Island। कौन से लोग हैं, पॉलिनेशियन सेटलर्स, राइट। रूपा नुई पीपल बोलते हैं, रूपा नुई, ये इंडिजीनियस कम्युनिटी है यहाँ की। They were built in approximately 1400 to 1650 AD, अराउंड 1400 to 1650 AD में ये बनाया गया था। ऐसा एक अप्रॉक्सीमेट डेट अगर हम ड्रॉ करें, डेट टाइमलाइन ड्रॉ करें, तो इस टाइम में इसे बनाया गया था बाय द नेटिव्स ऑफ द आइलैंड नोन एज रापा नुई। ये जो रापा नुई पीपल हैं, उन्होंने ये मोआई स्टैचू बनाया था उस टाइम में कभी। ठीक है, कई स्टैचू बनाए गए थे, 1000 से ज़्यादा, अभी कुछ बचे हैं। और कई हाइट के भी बनाए जाते हैं, 33 फीट हाइट के हैं। सोचो इतना बड़ा बड़ा स्टैचू बनाया गया। टॉलेस्ट जो था वो 33 फीट हाइट का था। क्यों बनाया गया, तो बिल्ट इन ऑनर ऑफ देयर एंसेस्टर्स और देयर चिफ्टियंस। उनके जो चीफ होते थे, मुखिया होते थे, उनके जो एंसेस्टर्स होते थे, एंसेस्टर्स भी साथ में लिख लो, है ना, उनके जो एंसेस्टर्स होते थे उनको ऑनर करने के लिए ये स्टैचू बनाए जाते थे। कल्चर का पार्ट हो गया। नेक्स्ट है लैम्पेड्यूसा आइलैंड। लैम्पेड्यूसा आइलैंड क्यों न्यूज में है, बिकॉज द हिंदू क्या बोल रहा है, दैट एटलीस्ट 20 माइग्रेंट्स डाई इन शिपरेक ऑफ इटलीज लैम्पेड्यूसा आइलैंड यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस कंसर्न है माइग्रेंट्स के डेथ को लेकर, कि इटली के लैम्पेड्यूसा आइलैंड में 20 माइग्रेंट की डेथ हो चुकी है। एटलीस्ट, वो ज़्यादा भी हो सकता है। दैट्स वाई यूनाइटेड नेशंस HCR जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी ह्यूमन राइट्स के लिए, रेफ्यूजीज के ह्यूमन राइट्स के लिए या माइग्रेंट्स के ह्यूमन राइट्स के लिए UNHCR जो वर्क करता है, उसने काफ़ी खेद व्यक्त किया है, दुख भी जताया है कि भाई ऐसे कैसे डिजास्टर्स हो जाते हैं। हम लैम्पेड्यूसा आइलैंड पर आते हैं। अच्छा, लैम्पेड्यूसा आइलैंड तो मैं डिस्कस करूंगा ही। अब तुम्हारे लिए एक और टास्क क्या हो गया, तुम UNHCR के बारे में भी पढ़ोगे। और ये नहीं सोचना कि सर टास्क दे देते हैं साथ में, इसलिए देते हैं क्योंकि टाइम पास नहीं करना है ना। प्री सिक्योर सिर्फ MCQ का आंसर रट लिए, हो गया, वैसे नहीं काम चलेगा। अगर वो दिमाग में लेकर बैठे हो तो फिर तो प्री सिक्योर तुम्हारे लिए नहीं है भाई, काम का नहीं है। आपको होमवर्क करना है, मेहनत करनी है, तब जाके सिविल सर्वेंट बनेंगे अच्छे, जल्दी।
पहला स्टेटमेंट क्या, लैम्पेडूसा इज एडमिनिस्ट्रेड बाय पार्ट ऑफ सिसिली इटली। लैम्पेडूसा आइलैंड, सिसिली, ये आप देख सकते हो यहाँ पर लैम्पेडूसा आइलैंड को देख सकते हो। तो लैम्पेडूसा आइलैंड जो है ये सिसिली, लैम्पेडूसा आइलैंड सिसिली या इटली जो बोले, ऑब्वियसली इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय सिसिली इटली, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा क्या, इट इज जियोग्राफिकली पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। फिर हम मैप पर आ जाते हैं कि भाई ये क्या, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। यस, ज्योग्राफिकली देखें तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट माना जाता है लैम्पेडूसा। इट इज सॉरी, इट इज पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन टूरिज्म के लिए काफी जाना जाता है, आप इन बोर्ड से अंदाजा लगा सकते हो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ही पास है, पार्ट है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट। दैट्स वाई माइग्रेंट एक्टिविटी भी, जो माइग्रेंट इशू है वो भी काफ़ी यहाँ पर चल रहा है। कई अफ्रीकन नेशंस हैं, दे हैव सफरिंग फ्रॉम इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड अदर सच इश्यूज। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, द आइलैंड इज वोल्केनिक एंड लोकेटेड इन द मेडिटेरेनियन सी बिटवीन माल्टा एंड ट्यूनिसिया। यस, मेडिटेरेनियन सी में माल्टा और ट्यूनिसिया के बीच ये लैम्पेडूसा आइलैंड पड़ता है। माल्टा एंड ट्यूनिसिया के बीच लैम्पेडूसा आइलैंड पड़ता है, ठीक है। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट अभी करेक्ट है लैम्पेडूसा आइलैंड के लिए, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार फिर से इन स्टेटमेंट्स के डिटेल को देख लो, दैट इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड है एंड वोल्केनिक आइलैंड है, राइट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑटोनोमस रीजन के रूप में एडमिनिस्ट्रेड बाय सिसिली इटली। एडमिनिस्ट्रेशन सिसिली इटली का चलता है एक ऑटोनोमस रीजन के फॉर्म में। इसको पहले पर्ल ऑफ मेडिटेरेनियन भी बुलाया जाता था। मेडिटेरेनियन सी वाले रीजन में है तो पर्ल ऑफ मेडिटेरेनियन के नाम से भी जाना जाता था। टूरिज्म और साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेड एंड कॉमर्स, इसके लिए भी ये लैम्पेडूसा आइलैंड हमेशा न्यूज़ में रहा। क्लाइमेट की बात करें तो हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड वेट विंटर्स हैं, दैट्स वाई इट इज़ सुटेबल फॉर टूरिज्म एक्टिविटीज़, टूरिज्म एक्टिविटी के लिए काफ़ी सुटेबल। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौर इंडियन बाइसन पर। गौर इंडियन बाइसन, तो गौर इंडियन बाइसन की हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट क्या, दैट गौर्स आर द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैटल एंड बिलोंग टू द बोविडे फैमिली। ये आप पिक्चर यहाँ देख सकते हो गौर का। सबसे पहले तो इसे देखो, ये क्यूट सा दिखने वाला नॉट सो क्यूट एनिमल, इसी को हम गौर बुलाते हैं या इंडियन बाइसन। डाउन टू अर्थ क्या बोल रहा है, दैट देयर नंबर आर डिक्लाइनिंग इन पलामू टाइगर रिजर्व। तो पलामू टाइगर रिजर्व क्या है, झारखंड में। एक क्वेश्चन मैं भी डिटेल में इसके ऊपर भी करवाऊंगा। झारखंड, अभी रिसेंटली झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की डेथ हुई है। रीड अबाउट हिम, काम आ सकता है इंटरव्यू में आपके, है ना। तो ये गौर बाइसन हमारा हो गया। इस एनिमल की अभी डेथ हुई है, सॉरी इस एनिमल्स के नंबर कम हो रहे हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है दैट इट इज द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैटल एंड बिलोंग टू द बोविडे फैमिली। यस, इट इज करेक्ट। सेकंड, दे आर नेचुरली फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ तक ठीक है। प्रेफरिंग हिली टेरेंस अबव 2000 मीटर। एक्चुअली इतना ज़्यादा हिली टेरेंस इनको नहीं चाहिए होता है। 2000 मीटर काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड हो गया, 1400-1500 एल्टीट्यूड पे मिल जाते हैं ये। सो सेकेंड रॉन्ग है। थर्ड, द IUCN रेड लिस्ट क्लासीफाई गौर एज वल्नरेबल। मतलब IUCN में इसको किस लिस्ट में क्लासीफाई किया गया है, BU वल्नरेबल में। यस, थर्ड आर करेक्ट। 1 and 3 आर करेक्ट फॉर गौर इंडियन बाइसन। गौर इंडियन बाइसन के लिए ये करेक्ट है। IUCN स्टेटस भी वल्नरेबल, इसका IUCN स्टेटस है। साइट्स इसको अपेंडिक्स 1 में रखता है एंड ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 एनिमल है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमारा जो गौर बाइसन है, गौर बाइसन ये टाइगर्स के प्रे के रूप में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब टाइगर्स जो हैं वो बेचारे इसका शिकार करेंगे एंड हर्बीवोरस है ये कार्निवोरस नहीं है। ये टाइगर का शिकार नहीं करेगा। अब लड़ाई होगी तो टाइगर को मार देगा अपने सिंग से, वो अलग बात है, बट इट इज एक्चुअली हर्बीवोरस। तो जब हर्बीवोरस है तो ये बहुत ज़्यादा चारा खाएगा, क्योंकि साइज तो तुम उसका देख ही रहे हो। और जब वो पोटी करेगा, जब वो गोबर करेगा तो सीड डिस्पर्सल भी होगा। सो दैट्स वाई इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हुआ कि नहीं। बट ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट, ड्यू टू पोचिंग एंड ड्यू टू सम अदर एक्टिविटीज, इवन डिजीजेज, कैटल डिजीज की वजह से भी गौर बाइसन के नंबर कम होते जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने तुमको बताया ही कि ये साउथ ईस्ट एशिया वाले पार्ट में मिलता है। यस, यू कैन फाइंड इट इन हिली टेरेंस बट बिलो एल्टीट्यूड ऑफ 1500-1800 मीटर, उतनी ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन में हमारा स्टेटमेंट इसको 2000 एल्टीट्यूड की बात कर रहा था। ये सब फाइन डिटेल्स भी याद रखना है कि 2000 मीटर एल्टीट्यूड पर नहीं, उससे नीचे ही वाले एल्टीट्यूड पर, क्योंकि झारखंड उतने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड का रीजन नहीं है। दैट्स वाई उस रीजन में नहीं मिल रहा है ना। दैट्स वाई उस रीजन में मिल रहा है, कम एल्टीट्यूड पे ही मिलता है। नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पलामू टाइगर रिजर्व।
पलामू टाइगर रिजर्व, गौर के नंबर पलामू टाइगर रिजर्व में कम हो रहे हैं। सो हम इसको भी डिटेल में देखते हैं, पलामू टाइगर रिजर्व को भी। ये झारखंड में आप देख सकते हो, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड। ओके, झारखंड। रिवर्स मैप अगर बात करें तो देखो, नॉर्थ कोयल रिवर, बूढ़ा रिवर, औरंग रिवर, ये सब पलामू टाइगर रिजर्व के आसपास से उसकी बाउंड्री का काम करते हैं या पलामू टाइगर रिजर्व से पास करने का काम करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट ये है दैट पलामू टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन झारखंड एंड इज पार्ट ऑफ बेतला नेशनल पार्क। पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो झारखंड में पड़ता है और बेतला नेशनल पार्क का पार्ट है। यस, टाइगर रिजर्व कैन बी अ पार्ट ऑफ नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। यस, करेक्ट, एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, अभी हमने देखा था ना बांदीपुर टाइगर रिजर्व, वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। सो टाइगर रिजर्व एक स्मॉलर यूनिट हो जाएगा नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व के कंपैरिजन में। करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है ना, पूरी तरह से करेक्ट, पूरी तरह से करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू पलामू टाइगर रिजर्व इंक्लूड नॉर्थ कोयल, औरंग एंड बूढ़ा रिवर। नॉर्थ कोयल, औरंग एंड बूढ़ा रिवर हम यहाँ देख सकते हैं इस मैप पे, इसलिए मैप तुम्हें मैंने दिखाया था कि ये रिवर्स इस रीजन से पास करते हैं। सो ऑल द स्टेटमेंट्स या बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड रीजन में ये मिलता है। इट इज़ पार्ट ऑफ बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क का पार्ट है, ये भी याद रखेंगे। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व क्रिएटेड थ्रू प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जिसके बारे में अभी मैंने तुम्हें बताया है और पहले भी कई बार बताया, 1973 का जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है, पहले 9 प्रोजेक्ट टाइगर्स में या पहले 9 टाइगर रिजर्व्स में से एक था हमारा पलामू टाइगर रिजर्व। मतलब ठीक ठाक नंबर ऑफ टाइगर्स यहाँ पर मिलेंगे, उसके अलावा बाकी एनिमल्स भी मिलते हैं। इट इज़ द फर्स्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड in which a tiger census was carried out as a pug mark count as early as 1932 under the supervision of J.W. Nicholson। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके बारे में गाइज, है ना, कि ये पहला टाइगर रिजर्व है पूरे दुनिया का जिसमें 1932 में ही, मतलब देश को जब आज़ादी नहीं मिली थी, जब गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे या जेल से पूना पैक्ट कर रहे थे, तभी यहाँ पर टाइगर सेंसस हुआ था। किस तरह से? टाइगर के पग मार्क को काउंट करके, मतलब टाइगर के जो मार्क होते हैं ना, पग मार्क, टाइगर के जो पद चिन्ह होते हैं, उन चिन्ह को काउंट करके यहाँ पर टाइगर सेंसस किया गया था। सो दिस इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन द वर्ल्ड जहाँ टाइगर सेंसस हुआ था, किसके थ्रू? टाइगर के पग मार्क को काउंट करके। याद रखिएगा ये इन्फॉर्मेशन। बाकी हम टाइगर रिजर्व के रिवर्स का मैप तो अभी तुम्हें मैंने दिखाया ही, रिवर्स का मैप तुम देख चुके हो, राइट। मिनरल्स की बात करें तो बॉक्साइट एंड कोल जैसे मिनरल्स यहाँ मिलते हैं। छोटा नागपुर प्लेटी हो तो ये मिनरल्स आपको मिलेंगे ही, ग्रेनाइट लाइमस्टोन भी मिलेगा। मिनरल्स के बारे में हम कभी फिजिकल ज्योग्राफी या फिर इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस में और डिटेल में बात करेंगे। फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्राई डेसिडिवस एंड मॉइस्ट ड्राई डेसिडिवस टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। फौना तो टाइगर मिलेगा ही, एशियाटिक एलिफेंट भी मिलता है, लेपर्ड भी है, ग्रे वुल्फ भी है, वाइल्ड डॉर भी है, गौर भी है। तो गौर का तो अभी तुमने देख लिया, IUCN स्टेटस वल्नरेबल। अब टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट, ग्रे वुल्फ, वाइल्ड डॉर्फ, लेपर्ड का भी IUCN स्टेटस ढूंढ लो, ये काम भी कर लो, बुझे। नाउ आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे आपको राज सर ने क्या दिया है भैया, 4 लिटरेचर का नाम दिया है और ये सब न्यूज़पेपर बेस्ड है ना, न्यूज़पेपर में आए थे। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री के टेक्सुअल पार्ट का सिर्फ पार्ट है, स्टैटिक पार्ट का, स्टैटिक में तो रहता है ये मेंशन, हम उसको करंट से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के ना करंट वाले ऐसे बन जाएंगे न्यूज़पेपर से। तो यहाँ पे मैंने तुमको 4 लिटरेचर का नाम दिया है जो कि किससे इंस्पायर्ड है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो बारदोली सत्याग्रह किया था गुजरात में, जिसके बाद वल्लभ भाई पटेल को बारदोली के विमेन ने सरदार का टाइटल दिया था, गांधी जी ने इस टाइटल के नाम से बुलाया, सरदार के टाइटल से, और पॉपुलर हो गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस बारदोली सत्याग्रह से इंस्पायर्ड इनमें से कौन सा टेक्स्ट है, ये आपको चेक करना है। चारों के बारे में पढ़ो और मुझे आंसर करके बताओ। चारों मतलब 3 के बारे में, लास्ट वाला तो नन ऑफ द अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, SAF। अगेन दिस वाज मेंशन्ड इन द न्यूज एंड आई वांट कि आप थोड़ा होमवर्क करके इसके बारे में भी मुझे बताइए। सो ये था आज का प्री सिक्योर का सेशन। थोड़ा डिटेल सेशन है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने ज़्यादा रखे थे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि, और साथ ही साथ तुमसे भी यही उम्मीद आशा है कि तुम भी सिंसियरली इसको पढ़ाई करोगे एंड कीप शेयरिंग गुड विशेस फॉर एवरीवन। हम लोग नेक्स्ट प्री सिक्योर के सेशन में रेगुलरली फिर इसी तरह से मिलेंगे। ओके, स्टडी वेल, टेक केयर, जय हिंद।